नमस्कार फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज फिर से कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि 69 बीपीएससी के लिए आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। Who among the following was the founder of the Bahmani kingdom in the south? ये क्या मलिक अंबर था या हसन गंगू था या मोहम्मद दीवान था या सिकंदर शाह था। इसका राइट आंसर आपका होगा हसन गंगू। ठीक है, एक्चुअली में ये व्यक्ति दिल्ली में एक गंगू नाम के ब्राह्मण की सेवा में थे और इसीलिए इस व्यक्ति का नाम हसन गंगू पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में यह आदमी सेना नायक था और इसने अपना एक दक्षिण में अलग से राज्य स्टैब्लिश किया है जिसको कि बहमनी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा इन लोगों में से किसी एक ब्राह्मण की सेवा में अपना जीवन बिताता था। तो गंगू नाम का ब्राह्मण था, उन्हीं के पास ये आदमी रहे। दूसरे क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या लिख रखा है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है। क्या ये रामकृष्ण परमहंस हैं, रामानुज जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं या स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक है, अगर संपूर्णता से देखें तो ये चारों व्यक्तियों की वेदों में आस्था थी, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट तरीके से वेदों की तरफ मुड़ो या वेद हमारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होने चाहिए, ये सारी बातें कहने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो वो दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया। कहां पर एस्टेब्लिश किया था आर्य समाज को, तो बंबई में किया था और लेटर ऑन इसी को कहां पे उन्होंने इसका मुख्यालय स्विच कर दिया, कहां पर शिफ्ट कर दिया, तो लाहौर में शिफ्ट कर दिया। यू विल बी अम्यूज टू नो कि गांधी जी जो बार बार स्वराज या स्वदेशी की बात करते थे ना, ये दोनों शब्दावलियां भी सबसे प्रमुखता से सबसे पहली बार इस्तेमाल में लाई गई हैं दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इन्होंने ही तथाकथित शूद्रों और महिलाओं को वेद पढ़ने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया और पुराणों को कहा कि ये आपको कथा कहानियां मात्र हैं और हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होना चाहिए, तो वो वेदास होने चाहिए। अगले में आइए, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। और कहां पर हुई है, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अलग से पूछते हैं कि मुस्लिम लीग कब किस ईयर बना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। क्या ये सरोजनी नायडू हैं या एनी बेसेंट हैं या राजकुमारी अमृत कौर हैं या अरुणा आसफ अली हैं। ठीक है, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्षा थी। राजकुमारी अमृत कौर आगे जाकर के भारत सरकार के पहले मंत्रिमंडल में शामिल होती हैं और अरुणा आसफ अली को आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट है, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। ठीक है, न्यू इंडिया को आरंभ करने वाला ये एक जो साप्ताहिक है, समाचार पत्र है, ये किनका समाचार पत्र था। क्या ये एनी बेसेंट है, महात्मा गांधी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं या सीआर दास हैं। इसका राइट आंसर होगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया आपको एनी बेसेंट से संबंधित है। 1875 में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियो मतलब देवता होता है, ठीक है, डिवाइन होता है, और थियोसोफिकल सोसाइटी का काम था कि जो भी प्राचीन धर्म है उनसे संबंधित रिसर्च करना। 1875 में ये बनता है और 1882 में इसका जो मुख्यालय है वो अडयार में शिफ्ट हो जाता है, और अडयार आपको कहां पर है, ये मद्रास के पास है। ठीक है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेतृत्व है वो एनी बेसेंट साहिबा के पास आ जाता है और उसके बाद वो भारतीय राजनीति की के पटल पर छा जाती हैं। तो कॉमनवेल्थ याद रखेंगे और न्यू इंडिया भी याद रखेंगे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले कौन थे, महात्मा गांधी थे। एकमात्र इन्हीं को कांग्रेस ने ऑथराइज किया था कि अंग्रेजों से जाकर के बात करने के लिए। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आपको कांग्रेस के तरफ से कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ठीक है,
गांधी जी गए थे और इनके साथ में गए थे इनके जो निजी सचिव थे महादेव देसाई। हाउएवर वो कांग्रेस के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव केवल महात्मा गांधी थे। इसके अतिरिक्त और भी भारतीयों ने इनमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे अंग्रेजों ने मदन मोहन मालवीय साहब को हिंदुओं का पक्ष रखने के लिए बुलाया था और सरोजनी नायडू जी को महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आमंत्रित किया था। बहरहाल ये बंबई से लंदन गए थे, राइट, दैट मीन्स कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो लंदन में हुआ था। और किस जहाज से गए थे, तो एग्जैक्ट वो जहाज था आपको राजपूताना। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन में आइए। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह था, जो बहादुर शाह जफर भी जिसको बोलते हैं, ये अच्छा एक शायर था। ठीक है, और इसकी जो वाइफ थी जीनत महल, उसी की दी गई गुप्त इंफॉर्मेशन के आधार पर हुमायूं के मकबरे से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, यह सख्त व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था, कोई बहुत कैपेबल नहीं था। इसको विद्रोहियों ने, जो भारतीय क्रांतिकारी थे 1857 के, इसकी गर्दन पकड़ करके इसको नेतृत्व करवाया गया था। ठीक है, तो इसके पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम अकबर शाह दो था। ठीक है, उसके अगले में आइए। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किनका ऑर्गेनाइजेशन था? तो राजा राम मोहन राय साहब का ऑर्गेनाइजेशन था। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किन्होंने दी? तो राजा की उपाधि देने वाले यही अकबर दो हैं। ठीक है, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राजा राम मोहन राय साहब को इंग्लैंड भेजा था और अंतोगत्वा इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल में ये इनकी मृत्यु भी होती है, राजा राम मोहन राय साहब की। और ये फैक्ट भी एक बार आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राजा की पदवी देने वाले इनको अकबर दो ही थे। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र नाथ को खेतड़ी के महाराज विवेकानंद की उपाधि से सम्मानित करते हैं। ठीक है, और आगे जाकर के आप देखेंगे कि हिंदुओं को कोई बहुत संपूर्णता से परिभाषित करता है वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने, तो ही इज नन अदर देन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ब्रह्म समाज किसका था? राजा राम मोहन राय साहब का था। और ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये एकेश्वरवाद के ऊपर बेस्ड था। ये बहुत नॉलेजेबल आदमी थे, बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था, हिब्रू वगैरह, लैटिन वगैरह जैसी भाषाएं ये जानते थे, अरबी फारसी जानते थे। और सबके धर्मों का जो किताबें हैं उनसे उनको पढ़ करके इन्होंने ये कंक्लूड करने का प्रयास किया कि मोर और लेस सारे धर्मों में आपको एकेश्वरवाद बहुत प्रोमिनेंट है। अद्वैतवाद वाले शंकराचार्य ही हैं। अनिश्वरवाद, दैट मीन्स कि ईश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कल वाले क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि ये चारवाक ऋषि का दर्शन है। ठीक है, या मखली गोशाल का भी जो दर्शन था वो भी कहीं ना कहीं अनिश्वरवादी ही था। उसके अगले में आ जाइए, देखिए स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो ये थे आपको रामकृष्ण पिल्लई जी का ये आपको ऑर्गेनाइजेशन था, पार्डन में, ये उसके एडिटर थे न्यूज़पेपर के। ठीक है, तृतीय संगम कहां पर हुआ है? संगम जानेंगे। संगम मतलब होता है मिलना। तो किनका मिलना? तो दक्षिण भारत में प्राचीन काल में ये होता था कि बहुत सारे जो कवि हैं या बहुत सारे प्रशस्ति कहने वाले लोग हैं वो एक जगह पर एकत्रित होते थे और अपने अपने जमींदारों, अपने अपने राजाओं की प्रशंसा में अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे। ठीक है, इसी को संगम कहा गया है। पहला और तीसरा संगम आपको मदुरई में हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर वुड बी मदुरई। हाउएवर हमको यह भी पता होना चाहिए कि जो सेकंड संगम है वो कपाटपुरम में हुआ था। इट वाज हेल्ड एट कपाटपुरम, राइट। ये भी ध्यान में रखेंगे कि किन्हीं विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए संगम साहित्य का कलेक्शन नहीं हुआ है। ये जो भी संगम साहित्य लिखा गया है ये सेक्युलर नेचर का है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई राजा, कोई जमींदार आपको पैसा दे करके किसी सम्मेलन में भेजेंगे तो वहां आपको उन्हीं राजा, उन्हीं की आपको प्रसन्नता के अनुसार उनकी बड़ाई करनी होगी, उनकी प्रशंसा करनी होगी। अगले में आ जाइए। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। बोला जाता है कि इन्होंने जो अपनी डॉक्ट्रिन दी है
वो इट इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिंदूज फिलोसफी, हिंदुओं की फिलोसफी से ही कुछ चीजें उठा करके उन्होंने बताया है। और ये जो इनके 4 आर्य सत्य थे उनका आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर बताना है। ऑप्शन दे रखा है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण। पहला चीज तो आप लोगों को पता होगा कि गृह त्याग ही क्यों किया भगवान बुद्ध ने, क्योंकि उन्होंने जब पहली बार अपने राजमहल से वो बाहर निकले ना, तो उन्होंने 4 चीजें देखी। एक बूढ़े को देखा, एक बीमार को देखा और एक मृतक को देखा, ठीक है। और वहीं एक उन्होंने सन्यासी को देखा। पहले 3 के लाइफ में उनको कष्ट दिखे, वही सन्यासी उनको कहीं से भी कष्टकर प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये 3 लोग कौन है, तो लोगों ने बताया इनके साथ ये कष्ट है, ये तो बेचारा मर ही गया। फिर वो सन्यासी की तरफ इशारा करके पूछते हैं कि फिर अगर दुनिया में इतने कष्ट हैं तो उस आदमी को क्यों नहीं कष्ट हो रहा है। और फिर लोग उनको बताते हैं कि वो सन्यासी है, उसको भौतिक मोह माया में वो नहीं पड़ता है, वो इन सारी चीजों से परे है। और वहीं से कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध इंस्पायर होते हैं और खुद सन्यास जीवन की तरफ अख्तियार करते हैं। तो बहरहाल अगर आप देख रहे हैं कि कोई रोग है किसी के लाइफ में, कोई बूढ़ा हो रखा है, तो ये कहीं ना कहीं एक भौतिक दुख है, राइट। तो पहला बात उन्होंने बताया कि दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है, हमारी तृष्णा है, हमारी इच्छाएं हैं, राइट। हमारी इच्छाएं एज सच कि मेरे पास इतना पैसा हो, इतनी महंगी कार हो, तमाम चीजें, इतनी प्रॉपर्टी हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमको आपको प्रसन्न भी करती हैं और डीप डाउन इनसाइड देखिए तो कभी कभी दुखी भी कर देती है, राइट। कि बहुत धन आ रखा है, कोई चुरा न ले, तमाम चीजें, तमाम अल्टीरियर थॉट्स दिमाग में चलते हैं, राइट। तो दूसरा इन्होंने बताया कि दुख का कारण है। तीसरा इन्होंने बताया कि दुख का कारण तो है, लेकिन साथ साथ उस दुख को रोका भी जा सकता है, राइट। उस दुख को हम क्या कर सकते हैं, उसका निदान भी कर सकते हैं, उसका निदान भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, राइट। जैसे अगर अपनी इच्छाओं को हम आप सीमित कर लें तो आप देखेंगे कि हम आप बहुत दुखी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो और चौथा उन्होंने बताया कि ये जो दुख निरोध का एक मार्ग भी है, राइट। जैसे जिस तरीके से जिन रास्ते पे मैं चल के मध्यम मार्गी बन के मैं बुद्ध कहलाया, अगर वैसे ही लाइफ में कोई आदमी बहुत ज्यादा मध्यम मार्गी बने, वो न तो बहुत ज्यादा किसी चीजों से के प्रति विरक्त हो और न ही बहुत ज्यादा आसक्त हो, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, वो भी ज्ञानी बन सकता है, वो भी तथागत बन सकता है। तो दैट मीन्स इसको हम लोग चौथे नंबर पर रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। तो दैट मीन्स ए डी हो गया, फिर उसके बाद आपको बी हुआ और फिर उसके बाद सी हुआ। उसके अगले में देखेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे। पहली चीज तो ये सूफी सेंट थे, सूफी शब्द आया है सूफ शब्द से, सूफ बना है खुरदरा कपड़ा, जो भी फकीर टाइप के लोग थे इस्लामिक, जो बोलते थे कि बहुत प्रोमिनेंट तरीके से इस्लामिक लॉज को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, फिर भी अगर आपकी ईश्वर में आस्था रहेगी तो आप क्या कर सकते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रह सकते हैं, ठीक है। और इनमें चलती थी पीरी मुरीदी प्रथा, पीरी मुरीदी प्रथा। पीरी मतलब गुरु होता है और मुरीद मतलब शिष्य होता है, राइट। ये मुरीद शब्द अभी भी देखेंगे कि काफी प्रचलित है समाज में। तो पीरी मुरीदी प्रथा के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे ये किनके शिष्य थे। तो ये शिष्य थे आपको एग्जैक्टली बाबा फरीद के, ये पंजाब से संबंधित थे बाबा फरीद, और इनकी कही गई बहुत सी बातों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह मिली हुई है। तो इसका राइट आंसर वुड बी योर सी। अगले में देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया है। पहली चीज तो ये सोचेंगे कि इनको मदरसा क्यों स्थापित करना पड़ा, क्या वो वहां से अंग्रेज जो है सो कि यूरोप से आते थे यहाँ मदरसा और स्कूल और गुरुकुल स्टैब्लिश करने के लिए, नहीं। वो यहाँ आए थे रूल करने के लिए। रूल करने के लिए क्या करना होगा कि आपको स्थानीय लोगों के सामाजिक संस्कारों आचार विचारों की जानकारी होनी चाहिए।
अगर आप कोई दंड प्रणाली बना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको समावेशन करना होगा किस चीज का, तो स्थानीय लोगों की जो भी मान्यताएं होंगी उनका। अगर उनकी स्थानीय लोगों की भावनाओं की, उनके मूलभूत विचारों की अगर आप बहुत ज्यादा अवहेलना करेंगे, उनके धार्मिक विचारों से इतर बात करेंगे, तो फिर आपके खिलाफ एक रिवोल्ट हो सकता है, और जो जाकर के 1857 में हुआ भी है, या 1770 के दशक का सन्यासी विद्रोह हुआ है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके अंग्रेजों ने क्या प्रयास किया कि मदरसा वगैरह स्टेब्लिश करते हैं, और वहां पढ़े हुए लोगों के द्वारा हम क्या करते हैं कि इस्लामिक लॉज को जानते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर ये स्टेब्लिश किया गया था, ये कलकत्ता में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अगले में देखिए हर्षवर्धन 606 से लेकर के 647 तक रूल करते हैं मोटे तौर पर। उनके दरबार में कौन आया था, हुएन सॉन्ग आया था, और वो किसके दूत के तौर पर आया था, ये सारे के सारे चाइनीज लोगों के नाम है। ताइसुंग है, तुंग कुआन है, कुयेन बू है, या इनमें से कोई नहीं। राइट, तो राइट आंसर वुड बी डी, क्योंकि किसी राजा के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हुएन सांग नहीं आए थे, बल्कि ये घूमते घूमते, चूंकि इनको यहाँ से यहाँ अध्ययन करना था, यहाँ से ज्ञान अर्जित करना था, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि राइट आंसर वुड बी डी, ये किसी राजा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और फिर उनको अरेंज करिए कि घटनाएं किस ऑर्डर में हुई हैं। ठीक है, अमृतसर की घटना देखेंगे हम लोग, तो ये 13 अप्रैल है 1919। चौरी चौरा आपको पता ही है कि फैब 1922 की घटना है। चंपारण आपको पता ही है कि गांधी जी का भारत में पहला सक्सेसफुल कोई मूवमेंट हुआ है, तो ये चंपारण है 1917। और मोपला के विद्रोह आपको हुए हैं 1921 में, जिसको लीड करने वाले व्यक्ति का नाम था अली मुस्लियार। ये जो मोपला विद्रोह था ये सांप्रदायिक प्रवृत्ति का भी था। इवन वहां के हिंदुओं ने गांधी जी को लेटर लिखा है कि सर आप बहुत ज्यादा आप धार्मिक सौहार्द की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, आप लोग हमको भी मदद पहुंचाएं। बट गांधी जी समहाउ इसमें मदद नहीं किए हैं। तो ये भी पूछ देते हैं लीडर कौन था मोपला का, तो अली मुस्लियार था, और ये जगह मोपला आपको कहाँ पर है, तो केरल में है। ठीक है, चौरी चौरा वगैरह आपको पता ही होगा कि गोरखपुर के आसपास की घटना है। इसी आधार पर इसको अरेंज कर लेंगे कि 1917 की घटना आपको सबसे पहले हुई होगी, फिर 1919 की घटना हुई होगी, फिर 1921 की घटना हुई होगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे चौरी चौरा हुआ, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र, ठीक है, कहां पर इन्होंने त्याग पत्र दिया, तो त्रिपुरी में दिया। किस ईयर दिया, 1939, जिसको कि त्रिपुरी क्राइसिस भी कहते हैं। और किसको के त्यागपत्र देने के बाद किससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, गांधी जी ने अपना एक पर्सनल कैंडिडेट खड़ा किया पटाभी सीतारमैया को, जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। और गांधी जी ने अपना सारा जोर लगा दिया पटाभी सीतारमैया को जिताने में। बावजूद इसके सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो हम और आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं दैट सुभाष चंद्र बोस वाज मच मोर पॉपुलर देन महात्मा गांधी, या मच मोर अगर हम नहीं भी कहें, क्योंकि लोकप्रियता का कोई एक पैमाना नहीं होता है, तो ये जरूर कह सकते हैं कि वो ठीक ठाक बड़े पॉपुलर थे, क्योंकि गांधी के रिप्रेजेंटेटिव को इस देश में हरा देना कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है, इवन गांधी जी का स्टेटमेंट आता है कि ये पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। राइट, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि वो बोलते हैं कि अब हम कांग्रेस छोड़ देंगे, और सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि आप ही रहिए कांग्रेस में, देश को आपकी जरूरत है, हम ही कांग्रेस से निकल जाते हैं। तो त्याग पत्र अगर आपने दे दिया ना, तो फिर उसी हारे हुए आदमी को फिर से आप नहीं अध्यक्ष बनाएंगे, कुछ तो शर्म लिहाज करना होगा ना, कि एक सेकंड आए हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थोड़े बनाते हैं। राइट, तो सिमिलरली पटाभी सीतारमैया को नहीं बनाया गया है और राजेंद्र बाबू को बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर वुड बी बी। ठीक है,
ये भी देखिए कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक मूव है गांधी जी, क्योंकि हमारे आपके सारे लोगों में अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। तो गांधी जी को अगर कभी आपको क्रिटिसाइज करने के लिए मीन्स वगैरह में आए तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं, राइट, कि ये तो कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक मूव है। हम और आप चुनाव लड़े, हम जीत गए, आप हार गए, तो आपको हमको मान लेना चाहिए कि इस साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष हम ही हैं, ना कि आपको धमकी देना चाहिए कि भैया अब हम कांग्रेस क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बहरहाल अभी 69 बीपीएससी तक ही हम लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है? क्या ये अलेक्जेंडर का है, बेवल का है, पैट्रिक लॉरेंस का है, या स्टैनफोर्ड क्रिप्स का है, जो आदमी क्रिप्स मिशन लेकर के आया है 1942 में? तो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए इनका, ठीक है, क्रिप्स का ये स्टेटमेंट है 1942 में, चूंकि 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें 1942 तक कम से कम अंग्रेजों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि क्रिप्स बोलते हैं कि एक साथ अब ब्रिटिश एम्पायर बहुत सारे फ्रंट पे नहीं लड़ सकता है, और इंडिया को देख करके लग रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा क्रांति होने वाला है और हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि 1942 का जो आंदोलन है गांधी जी का, करो या मरो वाला, डू और डाई वाला, उसकी पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे तैयार हो रही थी, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन बना है? ये आपको बिहार स्पेशल है। तो ये कौन से थे? तो उनके जो दामाद थे जामाली, यही के पहले अनुयायी बने हैं। हु वॉज द फर्स्ट फॉलोअर और फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर स्वामी? तो द एग्जैक्ट आंसर वुड बी योर जामाली, ठीक है। अनुज्ञा इनकी बेटी का नाम था, ठीक है, और चेतक की बहन त्रिशला क्या थी? इनकी माता जी का नाम था। अगले में आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैड सेड दैट यस गांधी में डाई बट गांधीज्म विल लिव फॉरएवर? ये एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा? 1940, 1929, 1928, 1931। तो राइट आंसर वुड बी कराची में जाते समय इनको काले झंडे भी दिखाए गए थे। दो तीन रीजन थे। एक तो भारतीयों के मानस पटल पे ऐसी एक भावना उभरी कि गांधी जी को कम से कम जाके अंग्रेजों से भगत सिंह साहब की माफी डिमांड करनी चाहिए। और ये भी हमको आपको पता है कि कांग्रेस के जो भी अधिवेशन होते थे वो साल के आखिरी महीनों में होते थे, नवंबर दिसंबर में होते थे, और उससे 6 महीना पहले ही करीब आपको महात्मा गांधी जी को पार्डन में भगत सिंह साहब को फांसी दे दिया गया था, राइट। और तमाम भारतीय चाहते थे कि गांधी जी जाकर के एक बार रिक्वेस्ट करें, लेकिन गांधी जी ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जो भी अहिंसक तरीके हैं उस स्ट्रेटजी में, उस आइडियोलॉजी में भगत सिंह फिट नहीं बैठते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और रीजन था, कांग्रेस के अंदर ही गांधी जी का विरोध किया जा रहा था, क्योंकि 1920 का जो असहयोग आंदोलन था वो अच्छा खासा सक्सेसफुल चल रहा था, और बस एक चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, विच वॉज एक्चुअली गुड, क्योंकि अगर वो नहीं लेते ना तो अंग्रेज शायद बहुत अलग अलग तरीके की दमन वाली गतिविधियों का संचालन करते और बड़ी संख्या में भारतीयों को मार डाल सकते थे। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन उभर करके आता है, कांग्रेस के अंदर से भी और देश के और तमाम हिस्सों से भी, और इसी से आहत होकर के गांधी बोलते हैं कि गांधी को आप मार सकते हो, गांधीज्म को नहीं मार सकते हो। अगले में आइए। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? जॉन निकलसन, नील हैवलॉक या सर हेनरी लॉरेंस? अगर इन चारों नामों को अगर आप देखेंगे ना तो एक चीज अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो यू विल हैव सम आइडिया कि 1857 की बात हो रही है, राइट। और 1857 में देखेंगे तो निकलसन मारा गया था दिल्ली में। दो लोग लीड कर रहे थे अंग्रेजों के तरफ से दिल्ली में, एक निकलसन था, एक हडसन था, और एक्चुअली में हडसन ने ही किसको गिरफ्तार किया है? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया है। तो बचे हुए 3 लोग आपको किससे संबंधित हैं? तो ये आपको लखनऊ से संबंधित हैं। दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी योर सी। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना के साथ नहीं है? सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनगर, कुशीनारा? सारनाथ में हम लोगों को पता ही है कि पहली बार भगवान बुद्ध ने क्या किया है? अपना प्रवचन दिया है।
दूसरा बोध गया, हमको आपको पता ही है कि वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और तभी वो बुद्ध या एनलाइटेड वन ज्ञानी कहलाते हैं। कुशीनगर कुशीनारा में हमको आपको पता है कि वो मरे हैं, ठीक है, महापरिनिर्वाण उनका हुआ है। बच गया सांची, सांची का जो स्तूप है, इस सांची के स्तूप को बनवाने वाले अशोक महान हैं। बट समहाउ आप देखिए तो सांची से भगवान बुद्ध के जीवन का कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। सो राइट आंसर वुड बी योर सांची। नई वाली एनसीईआरटी में एक और फैक्ट दिया हुआ है कि सांची का जो तोरण द्वार है ना, इसके स्तूप का तोरण द्वार मतलब एंट्री गेट, कोई एक बिल्डिंग है तो उसमें कहीं से आप एंटर करेंगे ना, तो तोरण द्वार बोलते थे एंट्री गेट्स को। और इन तोरण द्वारों को पे नक्काशी वगैरह का काम किन्होंने किया हुआ था, तो हाथी दांत का काम करने वाले व्यापारियों ने ये तोरण द्वार बनवा करके दिया हुआ है। ये नई वाली एनसीईआरटी में दे रखा है और ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट आपको एग्जाम में आजकल पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। प्रभासगिरी, प्रभासगिरी किस तीर्थ, किनका तीर्थ स्थल है? बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जो 6वें आपको तीर्थंकर थे उनसे संबंधित आपको ये प्रभासगिरी जगह है, ठीक है। बोस्ट्रोफेडन क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बोस्ट्रोफेडन क्या है? पहला हिंदू यूनानी राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में, ये बैक्ट्रिया था न कि बोस्ट्रोफेडन था, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए यूनानी राजदूत का नाम है, या जैन साहित्य में वर्णित बिहार की एक जनजाति है, अथवा हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाई गई लेखन शैली है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका डी होगा। रीजन ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो चित्रात्मक लिपि इस्तेमाल में लाते थे उसी को हम लोग बोस्ट्रोफेडन कहते हैं, और ये बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जाता था। इस लिपि को संपूर्णता से अभी भी डिसाइफर नहीं किया गया है, डिकोड नहीं किया गया है। अगले में आ जाइए। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? ये कई बार बिहार ने अपनी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो राइट आंसर वुड बी भागल, ठीक है, बिहार छात्र सम्मेलन भागलपुर। हिंदू पेट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया? राइट, हरिश्चंद्र मुखर्जी, जयनारायण दास, रामलाल मुखर्जी या हरिमोहन मुखर्जी? राइट आंसर वुड बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, उन्होंने भी नील पीड़ित किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। और इसके अतिरिक्त हिंदू जो पेट्रियाट है ये किनका न्यूज़पेपर था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी साहिब का था। उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की। संथाल रिवोल्ट 1855-56 का है, जिसमें 4 भाइयों की बहुत प्रमुख भूमिका थी। सिद्धू कान्हू हो गए, उसके अतिरिक्त चांद और भैरव हो गए, ठीक है। और उनकी 2 बहनें थी, फूलो और जहानो, उन्होंने भी बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले किया है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मुंगेर से लेकर के, पार्डन में, भागलपुर से लेकर के जो राजमहल तक का क्षेत्र है, ये बेसिकली छोटा नागपुर, पठार और बिहार के बीच का क्षेत्र है, राइट। तो वहीं पर ये लोग आपको एग्जिस्ट करते थे, संथाल। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इसी रीजन में ये आपको रिवोल्ट हुआ है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों में भी ये लोग रहते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक तो अलग से क्वेश्चन पूछ देंगे कि चिरांद कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए सारण में है। इसके अतिरिक्त चेचर कहाँ पर है, तो ये वैशाली में, ठीक है। और किस युग के यहाँ से अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं? तो मोस्टली यहाँ से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए। बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज आपके पास नाम आपका बहुत निकट है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि ट्रिकी हो सकते हैं या अक्सर पूछे गए हैं या कहीं पर आप कंफ्यूज करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए है। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सैन्य प्रशासन के कुशल संचालन हेतु 6 समितियां थी। इन 6 समितियों में से कौन सी एक समिति नहीं? जल सेना, यातायात व रसद, गुप्तचर या रथ सेना, ठीक है। तो राइटर्स ब्रदर के पहले कोई हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज तो रहे नहीं होंगे, तो डेट मीन्स जैसे अभी भारतीय सेना वायुसेना हो गई, थल सेना हो गई और जल सेना हो गई,
राइट, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो वायुसेना तो नहीं रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट, इसको काट देते हैं। थल सेना और जल सेना, तो एक जल सेना रही होगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले के समय में जो भी प्रोमिनेंट शहर बसाए जाते थे ना, उनको स्ट्रेटजिकली रणनीतिक तौर से ये प्रयास किया जाता था कि वो नदियों के किनारे ही उनको बसाया जा सके, ताकि नदियों का इस्तेमाल परिवहन में लिया जा सके, खास तौर से सेना के परिप्रेक्ष्य। ठीक है, बच गया थल सेना। तो अगर आप लोगों ने महाभारत या रामायण जैसे सीरियल देख रखे हैं, खासतौर से महाभारत, तो आप देखेंगे कुछ लोग पैदल लड़ते होंगे। ये वो लोग थे जो एक ही तीर भीष्म पितामह चलाते थे महाभारत में, और उनका काम होता था, डायरेक्टर ने बता रखा होता था कि आपको बस लिट जाना है, आप लिट जाओ, उसके बाद आपका रोल खत्म। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ लोग आप घोड़ों पर देखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग आपको रथ पर दिखेंगे, और कुछ लोग आपको हाथी पर दिखेंगे। ठीक है, तो यही सारी सेना लेकर के आपको मौर्यन लोग भी चलते थे। पैदल हो गए, घोड़े हो गए, रथ हो गया, हाथी हो गया, और जल सेना हो गया। लेकिन एक चीज सोचने वाली चीज ये भी है कि इन पांचों सेनाओं के संचालन के लिए आपको इनको रसद भी उपलब्ध कराना होगा। एक आर्मी उतना ही स्ट्रांग होगी जितना अच्छा वो खा पी पाएगी। तो डैट मीन्स यातायात और रसद समिति भी आपको रही होगी। रथ सेना हम लोगों ने देख लिया, जल सेना लिख लिया, ये देख लिया, यातायात व रसद समिति। दैट मीन्स जो बच गया इंटेलिजेंस कमिटी, इसकी चर्चा मैगस्थनीज नहीं करता है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि क्या ये मौर्यन प्रशासन के पास भी रॉ आईबी की तरह कुछ इंटेलिजेंस कमिटीज थी, तो जरूर थी। हाउएवर मैगस्थनीज इनकी चर्चा नहीं करता है, इनको सेना के 6 भागों में से कंसीडर नहीं करता है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, निर्माण की घोषणा हुई, उसका नेतृत्व किन्होंने किया हुआ है? तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने इस मूवमेंट को लीड किया हुआ है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अशोक, महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर आपको बिहार में दिख जाएंगे, तो इनके रिलेटिव्स वगैरह के नाम भी आपको पता होने चाहिए। अशोक जी की जो अशोक द ग्रेट थे, उनकी माता जी का नाम भद्रांगी था। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा, हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और आपकी मित्र मंडली में कोई और व्यक्ति अगर एग्जाम देने जा रहे हैं 69 बीपीएससी का, तो प्लीज़ उनको बोल करके आप क्या करेंगे कि इसका, हमारे इस वीडियो का एक बार लिंक भी शेयर कर देंगे, और इसको सब्सक्राइब करवा देंगे हमारे चैनल को, डेस्टिनेशन आईएएस। ठीक है, धन्यवाद।